अध्याय 1 निवेश बनाम अटकलें। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा क्लोजिंग बेल बजते ही बिना किसी खास वजह के दलाल खुशी के मारे झूमने लगते हैं, क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं, चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं। आप निवेश के बजाय अटकलों के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं और बल्कि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं। ग्राहम के निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश पूरी तरह से विश्लेषण, प्रिंसिपल और पर्याप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है। ध्यान दें, ग्राहम के अनुसार निवेश में तीनों तत्व समान रूप से होते हैं। आपको अच्छी तरह से किसी कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए और इसमें अंतर्निहित आपके व्यवसाय की ध्वनि को भी महसूस करना चाहिए, इससे पहले कि आप अपने शेयर को खरीदते हैं। आपको समझदारी पूर्वक अपनी गंभीर नुकसानों से रक्षा करना चाहिए। आपको पर्याप्त नहीं बल्कि असाधारण प्रदर्शन करना होगा। एक निवेशक अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर शेयर मूल्य की गणना करता है। एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग अधिक भुगतान कर रहे हैं, एक तरह से जुआ है। एक सट्टेबाज के लिए स्टॉक कोट्स लगातार ऑक्सीजन की धारा की तरह है, इसे काटते ही वह मर जाता है। एक निवेशक के लिए ग्राहम के कहे कोटेशन के मूल्य बहुत कम है। ग्राहम आग्रह करते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप आरामदायक स्थिति में हों। निवेश करने के बाद आपको रोजाना अपने शेयर की दैनिक कीमत जानने की आवश्यकता महसूस न हो। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कैसीनो जुआ या घोड़ों पर सट्टेबाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमांचक या पुरस्कृत कर सकती हैं, लेकिन पैसा बनाने का यह सबसे बुरा काल्पनिक तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट, लास वेगास या घुड़दौड़ की तरह यह हमेशा इस तरह है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आप से ही हारे होते हैं। दूसरी ओर, निवेश कैसीनो का एक अनूठा प्रकार है जिसमें आप अंत में खोते नहीं हैं। तो नियम यह है कि जब तक आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकेंगे, यह आपके पक्ष में गुणवत्तात्मक फर्क डालता है। जो लोग खुद के पैसे बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़कीले प्रचार के कारण खरीदते या बेचते रहते हैं, वो लोग अपने दलालों के लिए पैसा बनाते हैं। हाई स्पीड। ग्राहक चेताते हैं कि भ्रामक अटकलों की वजह से निवेश हमेशा एक गलती होती है। 1990 के दशक में भ्रम ने सामूहिक विनाश का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था जैसे हर किसी का धैर्य खत्म होता गया और अमेरिका अटकलों का राष्ट्र बन गया। ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर्स की खरीद फरोख्त इस तरह से कर रहे थे जैसे अगस्त के महीने में घास के मैदान के चारों ओर टिड्डी दल मंडराता रहता है। लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि एक निवेश तकनीक का परीक्षण यह था कि यह काम कर रहा है। अगर उन्होंने किसी भी अवधि के दौरान बाजार से लाभ उठाया था, चाहे उनकी रणनीति कितनी खतरनाक हो, लोगों ने दावा किया कि वे सही थे। लेकिन बुद्धिमान निवेशक के पास स्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपकी तकनीक को स्थायी और भरोसेमंद होना चाहिए। 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें, जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अनदेखा करना, हॉट म्यूचुअल फंडों में जाना, स्टॉक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती हैं,
लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रचलित होने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वे ग्राहम के निवेश के सभी 3 मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे। यह देखने के लिए कि क्यों अस्थायी रूप से प्राप्त उच्च रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं, कल्पना करें कि दो स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मील की दूरी पर है। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे की गति से चलता हूँ तो मैं उस दूरी को 2 घंटे में पूरा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करता हूँ तो मैं वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहा तो मैं सही हूँ। क्या आपको यह कोशिश करने का लुत्फ उठाना चाहिए? क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है। बाजार को जीतने के लिए बहुत सी चमकदार चीज़ें एक जैसी होती हैं। जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं तब तक आपकी किस्मत काम करती है। 1973 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संशोधित किया तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी, जिसका अर्थ है कि ठेठ शेयरधारकों ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टॉक को होल्ड कर रखा था। 2002 तक कारोबार दर में 105% की गिरावट दर्ज हुई, जिसकी केवल 11.4 महीने की होल्डिंग अवधि थी। 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक पर आयोजित हुआ। 2002 तक स्वामित्व की अवधि केवल 10.9 महीने तक घट कर रह गई थी। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक अपने शेयरों का अध्ययन कर रहे थे ताकि वे सीख सकें कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदना चाहिए था, फिर तुरंत उन्हें डंप कर दिया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सबसे सम्मानित मनी प्रबंधन फर्मों को भी परेशानी हुई। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैगलिन, जो तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था, जिसके प्रबंधक जेफरी विनिक की प्रौद्योगिकी शेयरों में 42.5% संपत्तियां थीं। विनिक ने घोषणा की कि उनके ज़्यादातर शेयरधारकों ने उन लक्ष्यों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्षों दूर हैं। मुझे लगता है कि उनके उद्देश्य मेरे जैसे ही हैं और वे मानते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ, कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। लेकिन उन उच्च विचारधारा वाले शब्दों को लिखने के 6 महीने बाद विनीक ने लगभग सभी तकनीकी शेयरों को बेच दिया और उन 8 उन्मादी सप्ताहों में लगभग $19 बिलियन के मूल्य के शेयर बेचे। लंबी अवधि के लिए बहुत कुछ। और 1999 तक फिडेलिटी की डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीजन अपने ग्राहकों के लिए किसी भी समय पाम हैंडलेड कंप्यूटर का प्रयोग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए मौका दे रहा था, जो पूरी तरह से फर्म के नए नारे के साथ पूरी तरह से संबंध था। हर क्षण मायने रखता है। वित्तीय वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने पैसे कमाने के लिए तत्काल तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। मॉर्गन स्टैनली की फर्म के ऑनलाइन शाखा डिस्कवर ब्रोकरेज ने एक टीवी ऐड चलाया जिसमें एक स्क्रूफी टो ट्रक ड्राइवर एक समृद्ध दिखने वाले कार्यकारी को चुनता है। उसके डैशबोर्ड पर चिपकाए गए एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की तस्वीर को देखते हुए कार्यकारी पूछता है। अवकाश चालक ने जवाब दिया, यह मेरा घर है। ठीक है, सूट पहना आदमी कहता है, यह एक द्वीप की तरह दिखता है।
ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार आगे बढ़ गया। ऑनलाइन व्यापार कहता है कि किसी के पास ना तो काम और ना ही किसी विचार की आवश्यकता है। ऑनलाइन ब्रोकर एम्ब्रीट्रेड के एक टेलीविजन विज्ञापन ने थ्रो गृहिणियों को जॉगिंग से वापस आते हुए दिखाया। एक ने अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन किया, माउस को कई बार क्लिक किया और उत्साहित होकर बोली, मुझे लगता है कि मैंने अभी लगभग $1700 कमाए। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में किसी ने बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछा, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उसका जवाब, मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूँ। वे किसी भी तरह दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कह रहे थे, मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूँ। 1990 तक कम से कम 6 मिलियन लोग ऑनलाइन व्यापार कर रहे थे और उनमें से 10वां हिस्सा तीव्र गति से स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके डे ट्रेडिंग कर रहा था। क्यूबेंस न्यूयॉर्क में 25 वर्षीय पूर्व वेटर शोबिज डिवा बारबरा स्विट्जरलैंड से निकोलस पिरबास के सभी लोग लाइव कोयलों के स्टॉक भर रहे थे। इससे पहले बीरबास ने निंदा की, मैं लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा था और मुझे पता चला कि यह स्मार्ट नहीं था। अब बीरबास ने दिन में 10 बार शेयरों का कारोबार किया और एक साल में $100,000 करोड़ कमाने की उम्मीद की। मैं अपने लाभ या हानि कॉलम में लाल दिखने के लिए खड़ा नहीं हूँ। फिट्जसैंड ने फॉर्च्यून के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मैं बैलस बैल हूँ, इसीलिए मैं लाल पर प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर मैं लाल देखता हूँ तो मैं अपने स्टॉक बेचता हूँ। नाई की दुकानों, रसोई, कैफे, टैक्सी कैब और ट्रक स्टॉक वित्तीय वेबसाइटों और वित्तीय टीवी शेयरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से शेयर बाजार को नॉन स्टॉक राष्ट्रीय वीडियो गेम में बदल दिया गया। जनता पहले से कहीं ज़्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकार महसूस कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जब लोग डेटा में डूबे रहते थे तब ज्ञान कहीं नहीं था। उन कंपनियों के स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गए जिन्होंने उन्हें जारी किया था। शुद्ध एब्स्ट्रैक्शन बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले ब्लिप मात्र रह गए थे। अगर ब्लिप ऊपर चढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विसेज ने एक ट्रेल ब्लेजिंग बिजनेस प्लान का शुभारंभ किया, जिससे उसे संभवतः कुछ नुकसान होना निश्चित था। जूनो ने घोषणा की कि अब से यह अपनी सभी खुदरा सेवाओं को ईमेल के द्वारा निःशुल्क प्रदान करेगा। वह इंटरनेट एक्सचेंज के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा और अगले वर्ष विज्ञापन पर लाखों डॉलर खर्च करेगा। कॉर्पोरेट हरकिरी की इस घोषणा पर जूनो का शेयर 2 दिन में $16.375 से बढ़कर $66.75 हो गया। व्यवसाय को सीखना क्यों फायदेमंद था, या यह क्यों आवश्यक था कि कंपनी द्वारा क्या उत्पादित सामान या सेवाएं कैसी थी, या उसका प्रबंधन कैसा था, या कंपनी का नाम क्या था। आपको स्टॉक के बारे में जानने की जरूरत थी। उनके प्रतीकों का आकर्षक कोड था CBLT, INKT, PCLN, TGL, VRSN, WVVN। इस तरह आप उन्हें तेजी से खरीद सकते हैं।
बिना 2 सेकंड की देरी किए 1998 के उत्तरार्ध में एक छोटी दुर्लभ व्यापार रखरखाव वाली कंपनी टेन्को सर्विसेज का स्टॉक रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम पर कुछ मिनट में लगभग 3 गुना हो गया, क्योंकि वित्तीय डिस्क्लोसिया के एक विचित्र रूप में हजारों व्यापारियों ने टिकर मास्टर टीएमसीएस के लिए अपनी टिकर प्रतीक टीएमसीओ को भूलने के बाद टेक्नो खरीदा। इस इंटरनेट स्टॉक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से व्यापार शुरू किया। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक सन की सब कीमत जानता है और कुछ भी नहीं। इस परिभाषा के तहत शेयर बाजार हमेशा क्रोधित होता है, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में इसने ऑस्कर को चौंका दिया था। एक शेयर की कीमत पर बैक्ड राय कंपनी शेयर को दुगना कर सकती है, भले ही इसका मूल्य पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया हो। 1998 के अंत में CIBC ओपेनहाइमर एक विश्लेषक हेनरी ब्लॉडेट ने चेतावनी दी कि सभी इंटरनेट शेयरों के साथ एक मूल्यांकन की तुलना में स्पष्ट रूप से विज्ञापन से अधिक कला है। फिर भविष्य में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने अपना मूल्य लक्ष्य Amazon.com पर $150 से $400 तक बताया। उस दिन Amazon.com ने 19% की बढ़ोतरी की और ब्लडजेट के विरोध के बावजूद उनका मूल लक्ष्य 1 साल का पूर्वानुमान था, जो सिर्फ 3 हफ्तों में $400 से आगे बढ़ गया। 1 साल बाद पेनवेबर के विश्लेषक वाल्टर पाइसिक ने भविष्यवाणी की कि क्वालकॉम स्टॉक अगले 12 महीने में $1000 प्रति शेयर पर पहुंच जाएगा। उस साल स्टॉक में पहले से ही 1842% की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31% की बढ़ोतरी हुई, जो कि $660 प्रति शेयर पर पहुंच गया। फॉर्मूले एक नाकामयाबी तक, लेकिन व्यापार जैसे ही इतनी तेजी पर है, यह अटकलों का एकमात्र रूप नहीं है। पिछले एक दशक में एक के बाद एक सट्टा सूत्र को बढ़ावा दिया गया, लोकप्रिय किया गया और फिर एक तरफ फेंक दिया गया। उन सभी ने यह जल्दी है, यह आसान है, बिना दर्द वाले लक्षण विकसित किए, और उन सभी ने निवेश और अनुमान लगाने के बीच ग्राहम के नियम में से एक का उल्लंघन किया। यहाँ कुछ ट्रेंडी सूत्र हैं जो औंधे मुंह गिर गए थे। नकदी कैलेंडर। जनवरी प्रभाव साल के अंत में सबसे बड़े लाभ पैदा करने के लिए छोटे शेयरों की प्रवृत्ति। 1980 के दशक में प्रकाशित विद्वानों के लेख और लोकप्रिय पुस्तकों में व्यापक रूप से प्रचारित थी। इन अध्ययनों से पता चला कि यदि आपने दिसंबर के दूसरे 6 माही में छोटे शेयरों में स्टॉक किया और उन्हें जनवरी तक रखा, तो आप 5 से 10% अंक तक का रिटर्न पाएंगे। इसने कई विशेषज्ञों को चकित कर दिया। आखिरकार, अगर यह आसान था, तो निश्चित रूप से हर कोई इसके बारे में सुनता था। बहुत से लोग ऐसा करेंगे और उनसे अवसर दूर हो जाएंगे। जनवरी झटके का क्या हुआ? सबसे पहले कई निवेशक अपने कर बिलों को कम कर सकते हैं, जो नुकसान में लॉक करने के लिए
साल के अंत में अपने क्रमिष्ठ शेयरों को बेचते हैं। दूसरा, पेशेवर मनी मैनेजर अधिक सतर्क हो जाते हैं क्योंकि वर्ष नज़दीक आ जाता है, जो उनके प्रदर्शन को सुरक्षित रखने की मांग करता है। इससे उन्हें गिरने वाले स्टॉक खरीदने के लिए अनिच्छुक बनाता है। यदि एक अंडरफर्मिंग स्टॉक भी छोटा है और स्पष्ट है, तो एक मनी मैनेजर होल्डिंग्स की सालाना सूची में इसे दिखाने के लिए भी उत्सुक होगा। ये सभी कारक छोटे स्टॉक को क्षणिक सौदेबाजी में बदल देते हैं। जब एक कर संचालित बिक्री जनवरी में समाप्त हो जाती है, तो वे आमतौर पर मजबूत और तेजी से लाभ पैदा करते हुए वापस बेच देते हैं। जनवरी का प्रभाव ज़्यादा नहीं चला है और यह कमज़ोर हो गया है। रॉचेस्टर विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर विलियम श्वार्ट के मुताबिक, यदि आपने दिसंबर के आखिर में छोटे शेयर खरीदे थे और उन्हें जनवरी के शुरू में बेच दिया था, तो 1980 से 1989 तक 4.4 अंक से 8.5 प्रतिशत अंक तक अपने बाजार से लाभ लिया होगा और 1990 से 2001 तक 5.8 अंक तक। जैसा कि जनवरी के प्रभाव के बारे में अधिक लोगों ने सीखा, अधिक व्यापारियों ने दिसंबर में छोटे शेयर खरीदे, जिससे उन्हें सौदा कम किया और इस प्रकार उनके रिटर्न्स कम हो गए। इसके अलावा जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयरों में सबसे बड़ा है, लेकिन ब्रोकरेज ग्रुप के अग्रणी प्राधिकरण प्लेक्सिस ग्रुप के मुताबिक ऐसे छोटे स्टॉक खरीदने और बेचने की कुल लागत आपके निवेश का 8% तक बढ़ सकती है। अफसोस की बात यह है कि आपके ब्रोकर का भुगतान करने के समय जनवरी प्रभाव पर आपके सभी लाभ बह जाएंगे। बस वही करें जो काम करता है। 1996 में जेम्स ओशार्नेस नामक एक अस्पष्ट मनी मैनेजर ने व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से काफ़ी बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। ओशार्नेस ने एक शानदार दावा किया कि 1954 से 1994 तक आप $10,000 से $8,74,504 तक कर सकते थे। बाजार में 10 गुना से अधिक, यानी 18.2 औसत वार्षिक रिटर्न से उच्चतम एक साल के रिटर्न के साथ 50 शेयरों के बकेट खरीदकर कमाई के 5 सीधे साल और अपने कॉर्पोरेट राजस्व में 1.5 गुना से भी कम कीमतें साझा करें, जैसे कि वह वॉल स्ट्रीट के एडिसन थे। ओशार्नेस ने यूएस पेटेंट प्राप्त किया उनकी स्वचालित रणनीतियों के लिए संख्या 5, 9, 78, 778 और अपने निष्कर्षों के आधार पर 4 म्यूचुअल फंडों का एक समूह लॉन्च किया। 1999 के उत्तरार्ध तक उन फंडों ने जनता से $175 मिलियन से अधिक ले लिए थे और शेयरधारकों को उनके वार्षिक पत्र में ओशार्नेस ने कहा, हमेशा की तरह मुझे आशा है कि हम साथ में मिलकर अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट पर क्या काम करता है? ओशार्नेस ने इसे प्रचारित करने के ठीक बाद काम करना बंद कर दिया।
उनके दो फंड इतनी बुरी तरह डूब गए कि वे 2000 के आरंभ में बंद हो गए और कुल शेयर बाजार जैसा कि S&P 500 इंडेक्स द्वारा मापा गया ने लगभग 400 वर्षों तक लगभग ओसार्नेस फंड नॉन स्टॉप चल रहा है। जून 2000 में ओसार्नेस अपने नए लंबे समय के लक्ष्य के करीब चल गए। धन को नए प्रबंधक के रूप में बदलकर अपने ग्राहकों को समय परीक्षण निवेश रणनीतियों के साथ खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। द फुली का पालन करें। 1990 के दशक में मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने द फुलिश फोर नामक तकनीक से डेलाइट्स को हाईलाइट किया। मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्ष में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनट खर्च करके अपने म्यूचुअल फंड को क्रश कर सकता है। सबसे अच्छा इस तकनीक में न्यूनतम जोखिम था। आपको बस इतना करना था, सबसे कम स्टॉक कीमत और उच्चतम लाभांश उपज के साथ डाउ जोन्स औद्योगिक औसत में 5 शेयर लें। सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें। शेयर में अपने पैसे का 40% दूसरी सबसे बड़ी कीमत के साथ रखें। 3 शेयरों में से प्रत्येक में 20% रखें। 1 साल बाद डॉव को वैसे ही शॉर्ट करें और चरण 1 से 4 के अनुसार पोर्टफोलियो को रीसेट करें। अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें। 25 वर्ष की अवधि में मोटली फूल ने दावा किया कि यह तकनीक का सालाना उल्लेखनीय 10.1% अंक से बढ़ोतरी हासिल की है। अगले 2 दशकों में उन्होंने सुझाव दिया कि द फुलिश फोर में $20,000 का निवेश $1,791,000 का होना चाहिए। आइए मान लें कि यह क्या रणनीति ग्राहक की निवेश की परिभाषाओं को पूरा कर सकती है। किस तरह का गहन विश्लेषण स्टॉक को एकल सबसे आकर्षक मूल्य और लाभांश के साथ छोड़ने का औचित्य साबित कर सकता है। लेकिन उन 4 गुणों के साथ आपके पैसे का 40% केवल एक स्टॉक में से कैसे न्यूनतम जोखिम डाल सकता है और प्रिंसिपल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल 4 शेयरों का पोर्टफोलियो कितना विविधतापूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, कभी भी सबसे अधिक कॉकमामी स्टॉक पिकिंग फॉर्मूले में से एक था। मूर्खों ने ओसार्नेस के समान गलती की। यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफ़ी देर तक देखते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी संख्या उभर कर सामने आएगी। अकेले यादृच्छिक भाग्य से कंपनियों जो औसत स्टॉक रिटर्न का उत्पादन करती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें आम होंगी, लेकिन जब तक उन कारकों से शेयर का प्रदर्शन नहीं हो जाता तब तक भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से बाजार को कुचलने के बजाय मूर्खों ने हजारों लोगों को कुचला जो विश्वास में बेवकूफ़ थे कि यह निवेश का एक रूप था। अकेले 2000 में 4 मूर्ख शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोडैक, SBC और जनरल मोटर्स 14% की गिरावट आई, जबकि डॉव ने केवल 4.7 की कमी आई। जैसा कि इन उदाहरण से पता चलता है
केवल एक चीज़ है जो वॉल स्ट्रीट पर बेयर बाजार को कभी भी डरा नहीं सकती। इन तथाकथित निवेश दृष्टिकोणों में से प्रत्येक ग्राहक के कानून का शिकार हो गया। उच्च स्टॉक प्रदर्शन अर्जित करने के लिए सभी यांत्रिक सूत्र एक प्रकार की आत्म विनाशकारी प्रक्रिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है। रिटर्न कम होने के दो कारण हैं। अगर सूत्र केवल यादृच्छिक सांख्यिकीय फ्लक्स पर आधारित था, केवल समय से पता चलता है कि पहली जगह में कोई समझ नहीं आया। दूसरी तरफ, अगर सूत्र वास्तव में अतीत में काम करता था, जनवरी प्रभाव की तरह, तो इसे प्रचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते और आमतौर पर भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। यह ग्राहम की चेतावनी को मजबूत करता है कि आपको अटकलों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि अनुभवी जुआरी कैसीनो में अपनी यात्राओं का इलाज करते हैं। आपको कभी भी यह सोचने में खुद को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं। जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकलें भौतिक रूप से खतरनाक हो जाती हैं। आपको उस राशि पर सख्त सीमाएं डालनी चाहिए जो आप दांव पर लगाने की इच्छुक हैं, जैसा कि समझदार जुआरी करते हैं। कैसीनो में $100 से भी कम लेकर जाएं और अपने बाकी के पैसे को अपने होटल के कमरे में सुरक्षित रूप से बंद कर दें। बुद्धिमान निवेशक अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी कुल संपत्ति का 10% सट्टा जोखिम पर अधिकतम स्वीकार्य राशि है। अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है, उसके साथ अपने सट्टा खाते में धन को कभी भी ना जोड़ें। कभी भी अपनी सट्टा सोच को अपनी निवेश गतिविधियों में फैलाने की अनुमति ना दें और अपने पागल धन खाते में 10% से अधिक संपत्तियों को कभी भी ना डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। बेहतर या बदतर के लिए जुआ वृत्ति मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसीलिए अधिकांश लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन आपको इसे सीमित और संयोजित करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे अधिक अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ भ्रमित अटकलों में खुद को मूर्ख नहीं बनाएं।